चलिए, तो यहाँ पर 2025 का आपका आगाज़ अच्छा हो और आपके पोर्टफोलियो में भी रिटर्न की बारिश हो, इसी लिहाज से हमने ये बातचीत और मार्केट आउटलुक जो कि आगे का कोटक एएमसी का है आपके साथ साझा किया। और शो को भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बुधवार का दिन है और विमेंस वेडनेसडे हमारी खास पेशकश हम लेकर आते हैं हर बुधवार को, जहाँ महिलाओं के सवालों पर फोकस होता है और एक विमेन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ शो में जुड़ती हैं और अपने सफ़र की कहानी हमारे साथ साझा करती हैं। तो पहली शुरुआत हम करने वाले हैं दर्शकों के सवालों के साथ। हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खास पेशकश में। और हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हुई हैं, करिश्मा भटनागर। करिश्मा नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप करिश्मा? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, आप BOI मल्टी कैप में निवेश कर रही हैं। आपने बड़ौदा BNP बिजनेस साइकिल लिया हुआ है, UTI का इनोवेशन फंड लिया है, महिंद्रा मैन्युलाइफ कंजम्पशन फंड भी आपने लिया हुआ है और आपका टारगेट है 10 साल में एक्यूमुलेट करना। कितनी वेल्थ आपका, मतलब कोई खास नंबर जो कि आप एक्यूमुलेट करना चाहती हो? Yeah, I would like to accumulate around 2 crore in coming next 10 years. ठीक है। अपनी SIP को बढ़ाने की आपकी कोई मंशा है, कोई इरादा है? Yeah, I have a daughter, तो मैं उसके फ्यूचर के लिए एंड अपने और ब्राइट फ्यूचर के लिए ये accumulate करना चाहती हूँ वेल्थ। ओके, आपको अपने पोर्टफोलियो में रिस्क ठीक लग रहा है? बिकॉज आपने जिस तरह के थीमेटिक फंड्स में निवेश किया हुआ है, कि आपने किसी ने आपको रेकमेंड किए हैं ये फंड्स, कि आपके पास और भी फंड्स हैं पोर्टफोलियो में इसके अलावा? या एक्चुअली मेरे ब्रदर हैं जो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो ही रिकमेंडेड मी दिस। ओके, सो आप पढ़ती हैं वैसे शेयर बाजार को, आप ट्रैक करती हैं? Yes, कभी कभी, not on a regular basis because I am also a working professional. तो कब से आप इन्वेस्ट कर रही हैं? Last 5 years. लास्ट 5 years। अभी तक का आपका पोर्टफोलियो में वैल्यू कितना हो गया है फिर? ये वाले मैंने 6 months से शुरू किए हैं, बट लास्ट 5 years से। तो आप स्टॉक्स में भी पैसे लगाती हैं, तो बाकी 5 साल जो आप शुरुआत से कर रही हैं वो शायद स्टॉक्स में कर रही हैं? यस, या। ओके, चलिए ठीक है। ऐसे में हर्ष के साथ जुड़ना सही होगा। अब हर्ष, तो बताइएगा, बहुत थीमेटिक फंड्स हैं और इन्होंने किसी से हेल्प ली है, उन्होंने रेकमेंड की और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। बताइएगा यहाँ पे जोखिम कितना है इनका? तो देखिए कविता, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो ये इन्वेस्ट कर रही है इनमें एक फ्लेक्सी कैप है, बाकी सारा इनका जो है वो थीमेटिक फंड्स है। सो वेल करिश्मा जी, अगर आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है, आपने बोला कि किसी ने आपको बताया है और उस बेसिस पे आपने पोर्टफोलियो बनाया है, अगर आप ऐसे कंटिन्यू करना चाहती हैं तो ठीक है, आपके बिजनेस साइकिल फंड है, आपके इनोवेशन फंड है, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज है। और अगर मेरी सलाह माने तो अगर आप मार्केट को बहुत रेगुलरली ट्रैक नहीं करती तो एक डाइवर्सिफाइड फंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे फंड मैनेजर उनकी रिसर्च के बेसिस पे एक वाइडर यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स में से सिलेक्शन कर सकते हैं। सो एक ऑप्शन आपके पास है, जो आपकी स्कीम्स हैं वो आप कंटिन्यू करें, और दूसरा ऑप्शन है जो मैं आपको बना के दे रहा हूं, वो है BOI फ्लेक्सी कैप। जो आपका BOI मल्टी कैप था वो अभी रीब्रांड होकर फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है। सो आप BOI फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में करें जो एक मिड कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप करें जिसमें आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन मिल जाएगा, और SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। आप एक कंजम्पशन थीम पे लेना चाहती हैं तो SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड विल बी बेटर ऑप्शन देन महिंद्रा मैन्युलाइफ। अब इससे क्या होगा कि आपके पास एक फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है, मल्टी कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया और एक कंजम्पशन बेस्ड थियरी हो गई। तो आपका जो एक्सपोजर है मार्केट के सारे सेगमेंट्स में हो गया, और इनमें से जो फंड मैनेजर को लगता है कि जो इनोवेटिव कंपनीज हैं या जो बिजनेस साइकिल्स इनके अच्छे हैं, ये वैसे स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में ले पाएंगे। तो आपका ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछें तो ये बेटर पोर्टफोलियो होगा। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप अपने थीमेटिक फंड के पोर्टफोलियो से खुश हैं तो आप बेशक कंटिन्यू करें, नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो करिश्मा, आपको बाकी सारी स्कीम्स बताए गए हैं, जहां कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज और BOI फ्लेक्सी कैप जो कि आपको रिटर्न करने की सलाह दी जा रही है, ये बताए जा रहे हैं। क्या आपको और कोई सवाल पूछना है हर्ष से? नो मैम, लाइक ये बहुत हेल्पफुल था। आई एम रियली ग्रेटफुल
एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर शो एंड इंस्पायर्ड बाय यू ओनली कि आप इतने अच्छे से फंड की नॉलेज ट्रांसफर करते हैं हम लोगों तक. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू करिश्मा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आगे बढ़ते हैं और रिंकू का सवाल लेते हैं. उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए हमें सवाल भेजा है हर्ष, और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका. और रिंकू के जवाब जो हर्ष देने वाले हैं उससे महिला निवेशक क्या और पुरुष निवेशक क्या, हर कोई सलाह, हर कोई सीख ले सकता है. इनका सवाल है कि क्या एसआईपी में हर महीने एक समान राशि ही करना ज़रूरी है, क्या राशि कम या ज़्यादा भी हो सकती है. बहुत दिलचस्प सा सवाल है, क्योंकि अगर कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपके पास फंड्स ना हो तो क्या आप कम राशि की एसआईपी कर सकते हैं. कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर आपके पास फंड्स ज़्यादा हो तो क्या आप उन ज़्यादा पैसों की एसआईपी कर सकते हैं. इसका क्या कोई एक फॉर्मूला है हर्ष, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एज ए व्हीकल काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और उसमें भी एसआईपी जैसा फीचर आपके लिए एकदम रामबाण की तरह है जहां पे आप किश्तों में निवेश कर सकते हैं. लेकिन क्या ये किश्त बदल सकती है हर महीना? तो देखिए कविता, जब आप एसआईपी सेट करते हैं, आप बेसिकली एक म्यूचुअल फंड को एक ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि हर महीने वो आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर डेट को अमाउंट डेबिट कर ले. तो जब आप ये सिस्टम सेटअप करती हैं, आप एक ईसीएस मैंडेट देते हैं और उस बेसिस पे म्यूचुअल फंड हर महीने एक निर्धारित तारीख को आपके अकाउंट में से एक अमाउंट डेबिट करता है. तो ये जो ईसीएस मैंडेट देते हैं आप, उसमें आप अमाउंट लिख के देते हैं, आप अपने एक लिख के देते हैं कि बैंक को भी पता रहता है कि ये तारीख को ये फंड हाउस इतना रुपया आपके बैंक से डेबिट करेगा. तो ये फिगर जो है वो बदलाव नहीं कर सकते आप, कि आप एक महीने पे आपने कहा कि 3,000 ले लीजिए, अगले महीने आप कहते हैं कि 4,000 ले लीजिए. ये ऐसे बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईसीएस मैंडेट सेटअप होता है बैंक और म्यूचुअल फंड के बीच में, जो आप ऑथराइज करते हैं. अब इसका एक तरीका ये है कि फिलहाल जब आप शुरू करें, आपको ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं है कि कितना अमाउंट मैं हर महीने कर सकता हूं, तो आप एक काम करिए, मिनिमम अमाउंट जो है उतनी की आप एसआईपी सेटअप कर लीजिए. मान लीजिए एक अंदाजा आपको आता है कि आप महीने की 5,000 रुपया कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी 3,000 भी हो जाए, कभी ज्यादा भी हो जाए. तो आप क्या करें, आप मिनिमम अमाउंट करिए जो आप कॉन्फिडेंस है आपको कि इतना तो मैं कर सकता हूं. मान लीजिए 2,000 रुपए, तो एसआईपी 2,000 रुपए की सेटअप करिए, विच मीन्स कि हर महीने फंड हाउस आपके अकाउंट में से 2,000 रुपए लेगा. और अगर आपके पास पैसे बच जाते, मान लीजिए आपके पास 3-4 हजार रुपए बच गए महीने के, तो आप एक लमसम के रूप में उसी स्कीम में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करें, जो आपको इनिशिएट करना होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो आप जाके इनिशिएट करेंगे एक फ्रेश परचेज के रूप में, और उसी स्कीम में, उसी फोलियो में जो आपकी, जिसमें आपकी एसआईपी जा रही है. तो बस, तो दो हिस्से में बढ़ जाएगा. पहला है कि मिनिमम अमाउंट ऑटोमेटिक जाएगा, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो आपको मैन्युअली हर महीना डालिए. तो किसी महीने में अगर 2,000 रुपया बचा तो आप 2,000 की लमसम करेंगे, किसी महीने अगर 5,000 ऊपर का बच गया तो 5,000 की कर लीजिए. तो ये एक तरीका है जिससे आप ये सेटअप कर सकते हैं. सिर्फ इतना है कि एसआईपी जो ऑटोमेटिक रूप में जा रही है, वो आप अमाउंट बदल हर महीने में बदलाव नहीं कर सकते. ऑलराइट, चलिए, तो ये है रिंकू को सलाह. और ऐसे में हमारे साथ अश्विनी, दूसरे दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से. अश्विनी, हाय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाय. हाँ अश्विनी, हाय, थैंक यू अपना सवाल हमें भेजने के लिए. तो आपके पोर्टफोलियो में जो है आपको कॉर्पस 4 to 6 करोड़ चाहिए इन 8 years, और उसके लिए आप लमसम भी इन्वेस्ट कर रही हैं और आप एसआईपी भी कर रही हैं, स्टेप अप भी करेंगी अपनी एसआईपी को एवरी 6 months. ये आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है. तो ये आपका इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है, राइट? राइट. मेरा हस्बैंड का अलग है, ये मेरा सो 4 to 6 करोड़ का जो गोल है, ये आप दोनों के पोर्टफोलियो के लिए कंबाइंड गोल होगा, ये अलग अलग है? नहीं, ये सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से ही देख रहे हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. हर्ष, बताइएगा इनके पोर्टफोलियो में आपको फंड्स कैसे लग रहे हैं, लमसम के लिहाज से भी और एसआईपी के लिहाज से भी? तो देखिए अश्विनी, आपके पोर्टफोलियो में ना लमसम की करीबन 6-7 स्कीम्स हैं और एसआईपी की और 6-7 स्कीम्स हैं. टोटल आपके 14-15 स्कीम्स हैं लमसम और एसआईपी को मिला के, और दोनों अलग अलग हैं. सो पहली बात, अगर आप एसआईपी कर रही हैं, जो आपका एक फिक्स्ड अमाउंट है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनी स्कीम्स में इन्वेस्ट हो रहा है,
उन्हीं स्कीम से आप लमसम भी कर सकती हैं। आपको लमसम और एसआईपी के लिए दो अलग अलग सेट ऑफ स्कीम्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप देखेंगे आपकी स्कीम्स में डुप्लीकेशन ओवरलैप वगैरह बहुत है। अगर आपने एक स्कीम में लमसम के रूप में किया है, मान लीजिए लार्ज कैप में किया है, और दूसरी लार्ज कैप में आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं, तो आपका ओवरलैप ज्यादा होगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पहले तो अपनी टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स को जो है उसको पहले कंसोलिडेट करिए। और कंसोलिडेशन किस बेसिस पे करेंगे आप, कि आपको लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना, कोई थीम्स आपको लेनी है, कोई फोकस स्ट्रेटेजी लेनी है, तो पहले एलोकेशन करिए कि अगर मान लीजिए टोटल आपके पास 10 लाख रुपए है, तो कितना आपको लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में, कितना थीमेटिक, कितना फोकस्ड, किस एट्रीब्यूट से आपको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है। और फिर आप स्कीम्स चूज करना शुरू करें। आइडियली एक कैटेगरी की एक स्कीम बहुत होती है, ज्यादा से ज्यादा आप दो ले लीजिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अगर बड़ा होगा तो दो स्कीम्स ले लीजिए। टोटल में आपके पास अगर 6 से 7 स्कीम होगी तो उतना सफिशिएंट है। आप करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो आप 6 से 7 स्कीम में रख के कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नहीं है कि आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो तो क्यों सिर्फ 5 स्कीम है, तो 1-1 करोड़ एक स्कीम में, तो 1 करोड़ आप एक स्कीम में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक स्कीम अंडरलाइन उनके पास 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको एनीवेज मिल जाता है। और इसके अलावा आपने कहा कि आपकी 14-15 स्कीम्स है, उसके ऊपर आपके हस्बैंड का अलग पोर्टफोलियो है। सो एज अ फैमिली आपके पास मेरे हिसाब से 20 स्कीम के ऊपर चली जाएंगी, जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप पे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ा रही है। हर एक स्कीम का डॉक्यूमेंटेशन करना वगैरह बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पहले कोशिश करिए कि एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल से मिलें, जो आपको ये पूरी डिटेल में आपका पोर्टफोलियो देख के, आपके एलोकेशन समझ के, फिर आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने के सजेशन देंगे। सो मैं फिलहाल आपको कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप किसी से पर्सनली मिलिए और ये सारी चीज को डिटेल में समझिए और फिर बदलाव करिए। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में लमसम भी करीबन 20-25 लाख रुपए का, एसआईपी भी आपकी अच्छी खासी अमाउंट चल रही, तो मेरी सलाह रहेगी किसी से मिले, हस्बैंड वाइफ साथ में मिले और पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ देख के फिर कोई बदलाव करें। अश्विनी, वैसे तो आपको कंसल्ट करने की सलाह दी जा रही है किसी और को, लेकिन उसके अलावा आपको और कोई सवाल पूछना है हर्ष से? यस, अभी जो हर्ष सर ने बोला है कि लमसम कम एसआईपी वाले स्कीम्स देखें, डू यू हैव एनी सजेशंस या एग्जांपल्स इन दिस एस्पेक्ट फॉर मी? हर्ष, एक उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि आपके पास कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में आप एक जगह एसआईपी कर रही है और वैसे ही आपका लमसम है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपका एक ही स्कीम में आप एसआईपी भी कर सकती हैं और उसी में लमसम भी कर सकती है, एज एंड व्हेन यू हैव मनी। फोलियो आप एक ही रखेंगे। आई डोंट नो अगर आपका फोलियो अलग अलग है, लमसम और एसआईपी का फोलियो अलग है कोटक के साथ, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप एक ही फोलियो में, एक फंड हाउस हो गया, उसके अंदर एक फोलियो खोलेंगी और उसी फोलियो के अंदर आप कोटक की 3-4 कंपनी स्कीम्स भी ले सकती हैं। तो आपका कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, जिसमें लमसम भी है, एसआईपी भी है, कोशिश करिए एक ही फोलियो रहे, ताकि कुछ भी फोलियो लेवल पे आपको अपडेट करना, मान लीजिए बैंक डिटेल्स अपडेट करने, कोई बैंक चेंज हुआ आपका, तो एक फोलियो में आप अपडेट करेंगे तो सारी स्कीम से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसी के लिए कह रहा हूं थोड़ा कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बनाएं, फंड हाउस वाइज एक फोलियो रखें, स्कीम वाइज कैटेगरी में एक एक स्कीम लीजिए और हस्बैंड वाइफ का पोर्टफोलियो साथ में देख के बनाइए, ताकि आप दोनों में भी ओवरलैप नहीं हो, ताकि आपको मार्केट का पूरा वाइड कवरेज मिले। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट अश्विनी। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और थोड़ा सा यूट्यूब के सवालों की ओर हम रुक करते हैं। सना का सवाल लेते हैं। हर्ष, इन्होंने सिंगापुर से अपना सवाल हमें भेजा है और ये चाहती हैं कि आप रिव्यू करें उनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स। 2 लाख रुपए की एसआईपी कर रही हैं, 8 फंड्स हैं इनके पास। फ्लेक्सी कैप में 3 है, जेएम, पराग पारेख और क्वांट। स्मॉल कैप में 2 हैं, एचडीएफसी और क्वांट। मिड कैप में 1 मोतीलाल ओसवाल का। आईसीआईसीआई ब्लू चिप लार्ज कैप है, एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड और लमसम इनका है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में। और यहाँ पर बीएसएल 150 मिड कैप इंडेक्स फंड भी इनके पास है, जिसमें ये इन्होंने लमसम पार्क किए हुए हैं पैसे। टोटल वैल्यू इनके पोर्टफोलियो की ये बता रही हैं 71 लाख रुपए, जो कि इकट्ठा हो चुकी है। बताइएगा। तो फ़ोन लाइन पर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो में फ़ंड्स इन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डाल रखे हैं, फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी में ख़ास तौर से। जी हाँ कविता, आज की तारीख में ये मंथली एसआईपी 2 लाख की कर रही है और उनमें 8 स्कीम्स हैं, प्लस इनके पास लमसम की 2 अलग स्कीम्स हैं। और फ्लेक्सी कैप में 3 स्कीम्स हैं, स्मॉल कैप में 2 है। तो हर एक एसआईपी जो कर रही है 25,000 रुपए की 8 स्कीम्स कर रही है, जिनका स्कोप है कि इसे कम करके
ये 5 स्कीम कर लें और उनमें 40,000 एक स्कीम में करें तो इनका 2 लाख रुपया हो जाएगा। सो अभी इनके पास जो स्कीम्स का कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जहां 3 स्कीम है, एक ही रखें उतना काफी है। तो उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को रिटेन करें, बाकी जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप को बंद कर दें। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक ही रखें, सो एचडीएफसी स्मॉल कैप को बंद करके ये क्वांट स्मॉल कैप में कंटिन्यू करें। तो टोटल एसआईपी जो इनकी 2 लाख की है वो 40,000 रुपया बन के सिर्फ 5 स्कीम में इन्वेस्ट रहेंगी। और जो बाकी स्कीम्स जो बंद कर रही है कंसोलिडेट करना है तो उनमें से रिडीम कर लें और इन्हीं 5 स्कीम में वापस री इन्वेस्ट कर दें। तो गोइंग फर्दर इनके पास 5 एसआईपी की स्कीम्स होगी और 2 इनके लमसम की होगी, जो आगे जाके ये उसे भी थोड़ा कंसोलिडेशन करने का सोच सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में ले लें, वो सेकेंड स्टेज में ले लें। ऑलराइट, चलिए ऐसे में जितना हो सके अगर दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे रहें तो उनसे बातचीत हो जाती है, बहुत क्लैरिटी भी मिल जाती है, एक तरह से आसान हो जाता है एक्सपर्ट के लिए भी उनको सलाह देना। बट जैसा कि यहाँ बताया है आपने, इनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो को, तो उस पर इनको काम करना चाहिए और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ सवाल पूछा जाए जहाँ पर बता पाएँ कि कितना इकट्ठा करना है ओवरऑल इतने सालों में, तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अनीता का सवाल लेते हैं। ये भी यूट्यूब से आया है, हर्ष, और इन्होंने 3 एसबीआई के फंड्स ले रखे हैं, स्मॉल कैप, एसबीआई का फोकस है और एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, और इन्हीं में निवेश कर रही हैं। 5,000 रुपये एसबीआई स्मॉल कैप में, 2,000 फ्लेक्सी कैप में और 10,000 इनके फोकस फंड में। रणनीति कैसी है ये पूछना चाह रही हैं। तो देखिए कविता, 2 ऑब्जर्वेशन। पहली बात है कि जब 40 के ऊपर फंड हाउसेज हैं तो हम सिर्फ एक ही फंड हाउस को क्यों हमारा सारा पैसा दें। तो पहली बात, सारे एसबीआई में ही इन्वेस्ट करना, आई थिंक दैट कैन चेंज। ऐसा नहीं कि एसबीआई फंड हाउस अच्छा नहीं है, वन ऑफ द टॉप फंड हाउसेज है, लेकिन क्योंकि आपके पास अलग अलग फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज लेने का मौका मिलता है तो क्यों ना हम 3 डिफरेंट फंड हाउसेज में लें। दूसरा, जो इनका एलोकेशन है वो फोकस्ड फंड में अगर आप देखेंगे तो 10,000 है, फ्लेक्सी कैप में 2,000 है। हालांकि आइडियली ये स्प्रेड आउट थोड़ा बेटर होना चाहिए था। तो इनके लिए जो टोटल ये करीबन 17,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है, वो 17,000 की एसआईपी का एक पोर्टफोलियो में बना के दे दो इनको। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 रुपए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 6,000 और एसबीआई के सिर्फ स्मॉल कैप को रखें उसमें 5,000 निवेश करें। तो इनको 3 अलग फंड हाउसेज मिल गए, 3 अलग कैटेगरीज हो गई। तो इन्हें फंड एक्सपर्टीज, फंड हाउस का मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह में डाइवर्सिफाई होगा और इनके लार्ज, मिड, स्मॉल सब में एक्सपोजर होगा, जैसा ये चाह रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इशिता का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल पूछ रही हैं कि जो फंड्स हैं वो सही हैं या नहीं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप है, जेएम फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन है और 2500 की एसआईपी कर रही हैं ये सारे फंड्स में। इनको आईसीआईसीआई का इक्विटी और डेट और वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में। तो एक तो जो फंड्स मौजूदा हैं वो सही है या नहीं, और दूसरा जो ऐड करने की बात है क्या उन्हें भी ऐड करना चाहिए या नहीं। इशिता अगेन हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं हर्ष जो कि हमें यहाँ मिस होती हुई दिखाई दे रही हैं, बट फिलहाल जानकारी आपके पास जो है, अज्यूम करते हुए कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, बताइएगा कैसे आगे बढ़ा जाए। तो देखिए कविता, अगर ये 15,000 रुपए महीने का निवेश कर रही हैं, इसके लिए इन्हें 6 स्कीम्स ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है, ये 2 और बढ़ाने की सोच रही हैं। सो 15 से 20,000 रुपए के लिए आपके पास 6 से 8 स्कीम्स होने की कोई जरूरत नहीं है। आइडियली 3 या 4 स्कीम्स के पोर्टफोलियो में होती तो काफी है 15,000 रुपए की एसआईपी करने के लिए। सो फिलहाल इनको सलाह रहेगी कि जेएम फ्लेक्सी कैप को बंद करें और सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू करें, तो इनका एक स्कीम वहां कम हो गई। दूसरा, ये जो चाह रही है कि आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट एंड आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड को ऐड करना, ये दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इसे ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्यों हम बेकार के लिए अपने पोर्टफोलियो का क्वांटिटी बढ़ाएं और उतना ही हमें हर चीज में उसका ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, कुछ भी अपडेट है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर बैंक अकाउंट आपको अपडेट करना, सारे फोलियोस में जाके आपको करने होंगे, ये सब की जरूरत नहीं है। आपका जो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस अगर 3 से 4 स्कीम में पूरा हो जाता है तो क्यों आपको जबरदस्ती 10-15 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़नी है। तो सिर्फ एक बदलाव बता रहा हूं, जो फिलहाल शुरू करने के हिसाब से है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक ही रखें, जेएम फ्लेक्सी कैप को बंद करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में करें और नई कोई और स्कीम्स ना जोड़े, बाकी में कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए शो का एक और आखिरी सवाल हम लेंगे और तृप्ति का सवाल लेंगे यूट्यूब के ज़रिए। इन्हें 20,000 की एसआईपी की शुरुआत करनी है 20 सालों के लिए। टारगेट इनका 2 करोड़ का है। निपॉन लार्ज कैप में 5,000 डालने की सोच रही हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, सभी में 5-5 हज़ार रुपये का निवेश करने की सोच रही हैं। अब बताइएगा जो फंड्स का चुनाव है वो सही है या नहीं। मैं नहीं जानती कि इन्होंने शुरुआत कर दी है निवेश की या करना चाहती हैं। लिखा तो है कि वांट टू स्टार्ट SIP, बट उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या शुरू कर दिया है अपने निवेश को। बहरहाल अगर नहीं किया है तो कहाँ बदलाव करने चाहिए? तो देखिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप एक अच्छी स्कीम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में अगर हम इनके बाकी पोर्टफोलियो में देखेंगे, एक फ्लेक्सी कैप ले रही है, ये मिड कैप ले रही है, स्मॉल कैप ले रही है, तो ये 3 अपने आप में ठीक है। सिर्फ एक लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड का सुझाव दूंगा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप अच्छी स्कीम नहीं है। तो किसी ने अगर निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कर रखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर इनको मना कर रहा हूं तो उन्हें भी उसमें से निकल जाना है। सिर्फ इनके पोर्टफोलियो के एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि प्योर लार्ज कैप की जगह, प्योर एक्टिव लार्ज कैप की जगह रादर वो एक पैसिव इंडेक्स फंड के रूप में लेंगे, क्योंकि इनके पास एक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी है। सो निपॉन इंडिया लार्ज कैप की जगह पे वो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ले। सो निपॉन लार्ज कैप की जगह एक ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट हो गया। बाकी जो 3 स्कीम्स इन्होंने चूज किए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो 4 स्कीम का होगा, विथ 1 पैसिव लार्ज कैप, विथ 1 फ्लेक्सी कैप, एक एक्टिव मिड कैप एंड एक्टिव स्मॉल कैप। इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को भी हम यहीं फिलहाल समाप्त करते हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम महिला निवेशकों के सवालों के आपने जवाब दिए। और हम भी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन विमेंस वेडनेसडे की हमारी